सूर्य के पास अगर 10,000 कैलोरी ऊर्जा है तो पेड़ पौधा उसका केवल 10% ऊर्जा ही अवशोषित करेगा, यानी कि 10,000 का 10% 1,000 हुआ। और मान लीजिए इस पेड़ पौधे से बनी उत्पाद को अगर कोई शाकाहारी जीव खा लेता है तो इसमें जितनी ऊर्जा है उसका मात्र 10% ही उस शाकाहारी जीव में ट्रांसफर होगी, यानी कि 1,000 का 10% 100 होता है, यानी कि उस शाकाहारी जीव में 100 कैलोरी ऊर्जा ट्रांसफर होगी। और उस शाकाहारी जीव को अगर कोई मानव खा लेता है तो उस शाकाहारी जीव में जितना ऊर्जा है उसका मात्र 10% मानव में ट्रांसफर होगा, यानी कि 100 का 10% 10 होता है। तो इसका मतलब मानव में केवल 10% कैलोरी ऊर्जा ट्रांसफर होगी। और मान लीजिए उस मानव को कोई शेर खा गया तो उस शेर में जितना मानव के पास ऊर्जा था उसका मात्र 10% ही उस शेर में। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक के पोषण के आपसी संबंध को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, खाद्य श्रृंखला। हरे पेड़ पौधे निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक, जिसे इंग्लिश में प्रोड्यूसर कहा जाता है। वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं, अर्थात वह पेड़ पौधे या दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता, जिसे इंग्लिश में कंज्यूमर कहा जाता है। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 3 प्रकार के। जो इस प्रकार है, प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता, इसमें केवल शाकाहारी जीव आते हैं जैसे बकरी, गाय, चूहा इत्यादि। और दूसरा द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता, इसमें सर्वाहारी जीव आते हैं जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली, ये सभी। और तीसरा तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता, इसमें केवल मांसाहारी जीव आते हैं जैसे शेर, बाघ, चीता, ये सभी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव प्रथम श्रेणी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बकरी। निम्नलिखित में से कौन सा जीव द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से सभी जीव। निम्नलिखित में से कौन सा जीव तृतीय श्रेणी उपभोक्ता के अंतर्गत आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चीता। वैसे जीव जो मृत शरीर को खाते हैं, अर्थात मृतोपजीवी होते हैं, उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपघटक, जिसे इंग्लिश में डीकम्पोजर कहा जाता है। और दोस्तों इसमें गिद्ध, कौवा और बैक्टीरिया, चील, ये सभी आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपघटक नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिरन। स्थलीय पारितंत्र का पिरामिड कैसा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीधा। स्थलीय पारितंत्र का पिरामिड सीधा होता है, जिसमें सबसे अधिक होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उत्पादक। और दोस्तों सबसे कम होता है अपघटक। मरुस्थलीय तथा सागरीय क्षेत्र का पिरामिड कैसा होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उल्टा। मरुस्थलीय तथा सागरीय क्षेत्र का पिरामिड उल्टा होता है, जिसमें सबसे अधिक होते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपघटक। और दोस्तों सबसे कम उत्पादक होता है। एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10%। जैसे कि दोस्तों सूर्य के पास अगर 10,000 कैलोरी ऊर्जा है तो पेड़ पौधा उसका केवल 10% ऊर्जा ही अवशोषित करेगा, यानी कि 10,000 का 10% 1,000 हुआ। और मान लीजिए इस पेड़ पौधे से बनी उत्पाद को अगर कोई शाकाहारी जीव खा लेता है तो इसमें जितनी ऊर्जा है उसका मात्र 10% ही उस शाकाहारी जीव में ट्रांसफर होगी, यानी कि 1,000 का 10% 100 होता है, यानी कि उस शाकाहारी जीव में 100 कैलोरी ऊर्जा ट्रांसफर होगी। और उस शाकाहारी जीव को अगर कोई मानव खा लेता है तो उस शाकाहारी जीव में जितना ऊर्जा है उसका मात्र 10% मानव में ट्रांसफर होगा, यानी कि 100 का 10% 10 होता है। तो इसका मतलब मानव में केवल 10% कैलोरी ऊर्जा ट्रांसफर होगी। और मान लीजिए उस मानव को कोई शेर खा गया तो उस शेर में जितना मानव के पास ऊर्जा था उसका मात्र 10% ही उस शेर में ट्रांसफर होगा, यानी कि 10 का 10% 1 होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि शेर में केवल 1 कैलोरी ऊर्जा ट्रांसफर होगी। तो दोस्तों इससे हमें यह पता चलता है कि जैसे जैसे कोशी स्तर बढ़ता है वैसे वैसे ऊर्जा का ह्रास होता जाता है। और दोस्तों ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। और दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि कीटनाशक प्रभाव एक कोशी स्तर से दूसरे कोशी स्तर में 90% होता है, यानी कि अगर कोई चूहा जहर खाकर मर जाता है और उस मरे हुए चूहे को कोई चील या गिद्ध खाता है तो उस जहर का 90% असर उस चील या गिद्ध पर भी पड़ेगा। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% का नियम किसने दिया था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए लिंडमैन ने। स्थलीय पारितंत्र में हरे पेड़ पौधों की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत भाग खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1%। पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 10%। आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी आहार जाल। क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थ की सांद्रता में वृद्धि को कहा जाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जैव आवर्धन। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मौजूद होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए स्वपोषी। निम्नलिखित में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी घास, बकरी तथा मानव। जब हम एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पर जाते हैं तो ऊर्जा का होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए ह्रास, यानी कि कमी होता है। निम्नलिखित में से कौन सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को पारितंत्र के अन्य सदस्यों को उपलब्ध कराते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्पादक, यानी कि पेड़ पौधे। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त में से सभी। निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए पादप, हिरण और शेर। प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को कहते हैं।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैव आवर्धन। जलीय पर्यावरण में डीडीटी सांद्रण के आकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जल पादप, घोंघा, मछली तथा पक्षी। आहार श्रृंखला डैश से शुरू होती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश संश्लेषण से। तृतीय पोषी उपभोक्ता कौन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों तृतीय पोषी उपभोक्ता में केवल मांसाहारी जीव आते हैं, जो कि ऑप्शन में नहीं है। बैक्टीरिया किस श्रेणी में सम्मिलित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अपघटक श्रेणी में। प्रकृति का सफाई कर्मी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गिद्ध। और दोस्तों गिद्ध के अलावे जितने भी जीव अपघटक श्रेणी में आते हैं वह सभी सफाई कर्मी कहलाते हैं, जैसे चील, कौवा, बैक्टीरिया, ये सभी। पारिस्थितिक तंत्र में पादप व प्राणियों के पारस्परिक संबंधों का आधार क्या है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पोषण संबंध। डैश किसी खाद्य श्रृंखला में क्रमिक रूप से उच्च स्तर पर एक जीव विष की सांद्रता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जैव आवर्धन। सर्वाहारी जंतु किस वर्ग में आते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्वितीयक उपभोक्ता वर्ग में। एकाधिक खाद्य श्रृंखला के किसी स्तर पर मिलने से क्या बनता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, खाद्य जाल। पादपों से शाकाहारी जीवों में कितनी ऊर्जा पहुंचती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10% ऊर्जा। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह सदैव कैसे होता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एक दिशात्मक या एक दिशीय। क्योंकि दोस्तों स्वपोषी जीवों द्वारा ग्रहण की गई ऊर्जा पुनः सौर ऊर्जा में परिवर्तित नहीं होती है, तथा शाकाहारियों को स्थानांतरित की गई ऊर्जा पुनः स्वपोषी जीवों को उपलब्ध नहीं होती है। अतः हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय यानी कि एक ही दिशा में होता है। एक पोषी से दूसरे पोषी स्तर में कीटनाशकों का प्रभाव कितना चला जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 90%। भारत में गिद्धों की कमी का अत्यधिक प्रमुख कारण है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जानवरों को दर्द निवारक देना। खाद्य श्रृंखला में मानव है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों मानव सर्वाहारी और शाकाहारी दोनों होता है, इसलिए खाद्य श्रृंखला में मानव प्राथमिक उपभोक्ता भी हो सकता है और द्वितीय उपभोक्ता भी हो सकता है। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जय हिंद।